brought to you by Sensodyne K। बस पैक नहीं है। SLS पैराफिन और दूध का करंट भी कौन? तो लाइफ का करंट ऑन। कुछ भी तो ट्राई करके देख ले। Sensodyne K टूथपेस्ट फॉर सेंसिटिव टीथ। तारीख 1 अगस्त 2024। रूस की राजधानी मॉस्को का वानुकोवो एयरपोर्ट। 8 जुलाई को भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का प्लेन वहीं लैंड हुआ था। उस रोज रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन एयरपोर्ट नहीं आए थे। आमतौर पर नहीं ही आते हैं, मगर 1 अगस्त की रात कुछ अलग थी। उस रात पूरा सरकारी अमला हाथ बांधे खड़ा था। खुद पुतिन भी थे, उनकी टकटकी बंधी थी कुछ खास लोगों के इंतजार में। वो कौन लोग थे जिनके लिए पुतिन आधी रात को एयरपोर्ट पहुंच गए, ये आगे बताएंगे। अभी इतना जान लीजिए कि वैसा ही इंतजार अमेरिका और यूरोप के कई देशों में भी हो रहा था। ये अंतर्राष्ट्रीय संबंधों और कई देशों की घरेलू राजनीति को पूरी तरह बदल देने वाला था। इस घटना का पर्दा खुला अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन के संबोधन से। Well, good afternoon. And this is a very good afternoon. A very good afternoon. Today we're bringing home Paul, Evan, Alsu, Vladimir. 3 American citizens and 1 American green card holder. All 4 have been imprisoned unjustly in Russia. Paul for nearly 6 years. Vladimir since 2022. Evan since March of 2023. And Alsu since October of 2023. Russian authorities arrested them, convicted them in show trials, and sentenced them to long prison terms with absolutely no legitimate reason whatsoever, none. आपने बाइडेन का संबोधन सुना। उन्होंने कहा कि अमेरिका के 4 लोग रूस की जेल से छूट रहे हैं, जिन्हें रूस ने फर्जी आरोपों में जेल में डाला था। मगर ये कहानी अमेरिका तक सीमित नहीं थी। जर्मनी, स्लोवेनिया, पोलैंड और नॉर्वे में भी ज़बरदस्त हलचल मची थी। दरअसल रूस ने पश्चिमी देशों के साथ कैदियों की अदला बदली की डील की थी। समझौते के तहत रूस और उसके मित्र बेलारूस ने 16 कैदियों को रिहा किया। इनमें पत्रकार, सैनिक, विपक्षी नेता और पुतिन के आलोचक शामिल हैं। इसके बदले में रूस को 8 लोग वापस मिले, जिनमें हिटमैन, हैकर और जासूस जैसे लोग हैं। 1 अगस्त को कुल जमा 24 लोगों की अदला बदली हुई, एकदम फिल्मी अंदाज में। ये सब हुआ तुर्की की राजधानी अंकारा के एयरपोर्ट पर। जो लोग रिहा हुए हैं उन्हें जेल से निकालकर पहले अंकारा लाया गया। वहां उनकी पहचान की पुष्टि की गई। फिर उनके देश के अधिकारी उन्हें अपने साथ ले गए। आप वीडियो देखिए। इन तस्वीरों की पटकथा 18 महीने पहले लिखी जा रही थी। कई देशों की राजधानियों में सीक्रेट मीटिंग्स चली। कुछ दिग्गज उद्योगपति भी इसमें शामिल हुए। कुछ बिसातें बिछी और मोहरे सेट हुए, तब जाकर कहानी यहाँ तक पहुँची। तो आज हम जानेंगे कि कैदियों की अदला बदली कैसे हुई, इस डील में रिहा होने वाले लोग कौन हैं और इस समझौते में कौन आगे निकला। नमस्ते, मैं हूं निखिल और आप देखना शुरू कर चुके हैं ललन टॉप का अंतर्राष्ट्रीय प्रसंगों से जुड़ा रोजाना का कार्यक्रम दुनियादारी। यहाँ आज कहानी कैदियों की अदला बदली की। इसको इंटरनेशनल रिलेशंस में हॉस्टेज डिप्लोमेसी का नाम दिया गया है। हॉस्टेज का शाब्दिक अर्थ है बंधक, जिन्हें कैद कर रखा गया हो और अपनी मर्जी से कहीं आ जा नहीं सकते हो। हॉस्टेज डिप्लोमेसी का मतलब हुआ किसी प्रभावशाली व्यक्ति को बंधक बनाना, फिर छोड़ने के एवज में अपनी मांगें मनवाना। बंधक बनाने वाला कोई देश या संगठन भी हो सकता है। इंटरनेशनल लॉ में इसको गैर कानूनी माना गया है, फिर भी कई देश इसका अपने तरीके से इस्तेमाल करते रहते हैं। आप सादी भाषा में इसे अपहरण के बदले फिरौती भी कह सकते हैं, चूंकि ये देशों के स्तर पर होता है और लीगल तरीका अपनाया जाता है कई बार, इसलिए इसमें डिप्लोमेसी का पुट आ जाता है। सबसे बड़ा उदाहरण 1979 की ईरान की इस्लामिक क्रांति है। अयातुल्लाह रुहुल्लाह खुमैनी सुप्रीम लीडर बन गए। उन्होंने अमेरिका समर्थित शाह की सरकार हटाई और उनका सबसे बड़ा दुश्मन यूएस ही था। तो खुमैनी के समर्थकों ने तेहरान में अमेरिका के दूतावास पर ही कब्जा कर लिया। 66 लोगों को बंधक बना लिया गया। बीच में 13 को रिहा किया गया। बचे हुए लोगों के बदले ईरान ने प्रतिबंधों में ढील देने और दूसरी मांगे रखी। तब अल्जीरिया ने मध्यस्थता कराई। अमेरिका को कोई मांगे माननी पड़ी और आखिरकार ईरान ने 444 दिनों के बाद बाकी बंधकों को रिहा किया। आपको ऐसे कई और मामले मिल जाएंगे जहां देशों ने अपने नागरिकों को छुड़ाने के लिए भारी कीमत चुकाई। अब इस सवाल को डिस्कस करते हैं कि हॉस्टेज डिप्लोमेसी कितनी कारगर है। जिन देशों के अंतर्राष्ट्रीय संबंध सामान्य होते हैं वो ये तरीका बहुत कम अपनाते हैं, उनको ज़रूरत कम पड़ती है। ये काम वैसे देश करते हैं जिनके ऊपर प्रतिबंध लगे हों, डिप्लोमेटिक संबंध उनके दुनिया में ख़राब हों,
इंटरनेशनल मंचों पर छवि अच्छी ना हो, सीधे रास्ते से काम करना मुश्किल हो, तो वो दूसरे रास्ते से तिकड़म भिड़ाते हैं। इसलिए आपको लिस्ट में रूस, ईरान, चीन और नॉर्थ कोरिया का नाम खूब मिलेगा। कुछ आतंकवादी संगठनों का भी नाम इसमें आता है। जब आतंकवादी संगठन होते हैं तब उसे अपहरण फिरौती ही कहा जाता है। देश होते हैं तब हॉस्टेज डिप्लोमेसी हम कहते हैं। दूसरी बात, हॉस्टेज डिप्लोमेसी एक आसान रास्ता है। एक देश के नागरिकों का दूसरे देशों में आना जाना बहुत आम बात है। जैसे ही वो किसी दूसरे देश की सीमा में दाखिल होते हैं, उनके ऊपर वहाँ का कानून लागू हो जाता है और उन्हें कोई भी आरोप लगाकर वहाँ पे आप गिरफ्तार कर सकते हो। अधिकतर मामले दिखावे वाले होते हैं। जैसे फरवरी 2022 में अमेरिका की बास्केटबॉल प्लेयर ब्रिटनी ग्राइनर को मॉस्को में अरेस्ट किया गया क्योंकि उनके बैग में भांग का तेल मिल गया। उनके खिलाफ ड्रग्स की तस्करी का इल्ज़ाम लगा और 9 बरस की सज़ा सुना दी गई। दिसंबर 2022 में अमेरिका ने डील की, हथियारों के कुख्यात तस्कर विक्टर बाउट को रिहा किया। तब रूस ने ग्राइनर को छोड़ा। सितंबर 2023 में ईरान ने 5 अमेरिकी नागरिकों को रिहा किया। बदले में अमेरिका को 5 ईरानी कैदी छोड़ने पड़े, 50,000 करोड़ रुपए भी देने पड़े। ये रकम ईरान की ही थी, बस उसे फ्रीज कर रखा गया था। जिन लोगों को ईरान ने छोड़ा उनमें प्रोफेसर्स और रिसर्चर्स जैसे लोग थे। उन्हें जासूसी के इल्ज़ाम में लेकिन जेल में रखा गया था। आज इसकी चर्चा क्यों कर रहे हैं? दरअसल 1 अगस्त 2024 को एक और हॉस्टेज डील पूरी हुई है। जैसा हमने शुरू में बताया, अमेरिका, जर्मनी और रूस के बीच ये डील हुई और डील के तहत 3 अमेरिकी नागरिक और 13 और लोग जर्मनी पहुंचे। इनमें से 15 रूस और 1 बेलारूस की जेल में बंद थे। बेलारूस रूस का सबसे करीबी सहयोगी है आज की डेट में। बदले में अमेरिका ने भी 8 रूसी नागरिकों की रिहाई सुनिश्चित करवाई है। ये लोग अमेरिका, नॉर्वे, जर्मनी, स्लोवेनिया और पोलैंड की जेल में थे। सबसे ज़्यादा चर्चा इवान गश्कोविच के नाम पर है। इवान अमेरिकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल के पत्रकार हैं। मार्च 2023 में रूस में रिपोर्टिंग के दौरान उन्हें गिरफ्तार किया गया और इवान पर जासूसी के इल्ज़ाम लगाए गए थे। वॉल स्ट्रीट जर्नल और अमेरिका की सरकार सब ने आरोपों का खंडन किया, मगर जुलाई 2024 में रूस की एक अदालत ने उन्हें 16 बरस की सज़ा सुना दी। 1 अगस्त को उनको रिहा किया गया है, जो भी ये हॉस्टेज स्वैप हुआ है उसमें। इवान के बदले में रूस ने वादिम क्रसिकोव को मांगा था। वो रूस की खुफिया एजेंसी FSB का एजेंट था। 2013 में मॉस्को में हुई एक हत्या में उसका नाम आया था। 2 बरस बाद अचानक केस वापस ले लिया गया और फिर उसको नए नाम से पासपोर्ट मिला। नया नाम था वादिम सोलोकोव। उसके बाद वो अचानक रूस से गायब हो गया। अगली खोज खबर अगस्त 2019 में जाकर मिली, जब जर्मनी की राजधानी बर्लिन में चेचेनिया के विद्रोही ज़लीम खान खानगोशविली की हत्या हो गई। ज़लीम खान एक चेचन कमांडर था। 2000 से 2004 के बीच रूस से जंग लड़ी इन्होंने। 2016 में जर्मनी में शरण ले ली। उनका हत्यारा साइकिल पर आया और दिन दहाड़े गोली मारी और चुपचाप फरार हो गया। हालांकि थोड़े समय बाद पुलिस ने उसे पकड़ भी लिया। जांच में पता चला कि वो वादिम क्रसिकोव था। दिसंबर 2021 में अदालत ने उसे आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई। जज ने अपने फैसले में कहा कि क्रसिकोव को रूसी सरकार का सपोर्ट था। रूस ने इन इल्ज़ामों से इनकार किया और अदालत के फैसले को राजनीति से प्रेरित बताया। फिर फरवरी 2024 में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने अमेरिकी पत्रकार टकर कार्लसन को इंटरव्यू दिया। एक ज़माने में फॉक्स के हीरो। बोले, एक राजधानी में एक आतंकी को ख़त्म करने वाले देशभक्त को छुड़ाने के लिए बात चल रही है। उनका इशारा क्रसिकोव की तरफ था। हालांकि पुतिन ने यह नहीं माना कि क्रसिकोव के अपराध में उनकी सरकार का हाथ था। हालिया डील में छूटा है लेकिन क्रसिकोव। एयरपोर्ट पर पुतिन ने उसकी आगवानी भी की। वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट के मुताबिक क्रसिकोव रूसी राष्ट्रपति का करीबी था। संभवतः राष्ट्रपति पुतिन का बॉडीगार्ड रहा था और पुतिन अक्सर उसकी शूटिंग रेंज पर जाते थे। जब 2021 में क्रसिकोव को सज़ा हुई, तभी से पुतिन ने अपने लोगों को उसकी रिहाई का इंतज़ाम करने का हुक्म दे दिया। 2022 में रूस ने पूर्व सैनिक पॉल व्हीलन के बदले क्रसिकोव को ही मांगा था। कहा था कि जर्मनी को मनाइए, हम तुम्हारा आदमी छोड़ेंगे, मगर जर्मनी तब क्रसिकोव को छोड़ने के लिए तैयार नहीं हुआ था। BBC की रिपोर्ट के मुताबिक जिस समय ब्रिटनी गाइनर और विक्टर बाउट वाली डील हुई थी, उस समय भी रूस क्रसिकोव के नाम पर अड़ा था। उसने हिंट दिया था कि क्रसिकोव के बदले अलेक्सी नवलिनी को छोड़ा जा सकता है। नवलिनी पुतिन के सबसे बड़े आलोचक थे। अगस्त 2020 में उनको खाने में जहर दे दिया गया था। तबीयत बिगड़ी तो जर्मनी ले जाया गया, वहाँ किसी तरह उनकी जान बची। 2021 में रूस वापस लौटे, मगर उन्हें एयरपोर्ट पर अरेस्ट कर लिया गया। फिर अलग अलग केस लादे गए, सज़ा बढ़ती गई और इसी दौरान अमेरिका और जर्मनी के बीच उन्हें छुड़ाने की बात चल रही थी।
जब तक डील पूरी हो पाती उससे पहले ही नवलिनी की मौत हो गई। नवलिनी की पत्नी और पश्चिमी देशों ने आरोप लगाया कि पुतिन ने उनकी हत्या करवाई है। रूस की सरकार इस आरोप से इनकार करती है, लेकिन खैर रूस तो लेकिन क्रसिकोव के नाम पर अड़ा रहा, जबकि अमेरिका ने उसके बदले नवलिनी के साथ साथ पॉल व्हीलन को भी मांगा। इसी बीच मार्च 2023 में इवान गोश्कोविच मॉस्को में अरेस्ट हो गए। फिर जो बाइडेन ने अपने नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर जैक सलिवन को बुलाया, बोले कि किसी तरह इवान और व्हीलन को वापस लाइए। तब अमेरिका ने डायरेक्ट रूस से संपर्क किया और दोनों देशों के विदेश मंत्रियों ने फोन पर बात भी की। ये बातचीत फरवरी 2022 से अटकी पड़ी थी, जब रूस ने यूक्रेन पर हमला कर दिया था। इसके बाद डिप्लोमेट्स और खुफिया अधिकारियों के लेवल पर बातचीत शुरू हुई। 20 से ज़्यादा शीर्ष अधिकारियों ने अमेरिका और यूरोप में कई शहरों के चक्कर लगाए। उन्होंने सारी संभावनाओं पर गौर किया, सरकारों को मनाने की कोशिश की। फिर आया फरवरी 2024 का महीना। उस महीने कई घटनाएं एक साथ होती हैं। व्हाइट हाउस में जो बाइडेन और जर्मनी के चांसलर ओलाफ शुल्स की मीटिंग हुई। बाइडेन के कहने पर शुल्स माने। वो क्रॉसिकोव के बदले नवलिनी, इवान और व्हीलन तीनों की रिहाई चाहते थे। फिर रूसी राष्ट्रपति पुतिन का टकर कार्लसन के साथ इंटरव्यू हुआ। वहां उन्होंने कैदियों की अदला बदली का हिंट दिया। चर्चा चली कि किसी भी समय डील का ऐलान हो सकता है। ये होता उससे पहले साइबेरिया की जेल में नवलिनी की मौत हो गई, जिससे लगा कि अब कोई डील हो नहीं पाएगी। जर्मनी ने 2020 में नवलिनी की जान बचाई थी। वहां उन्हें नायक की तरह देखा जाता था और उनकी मौत के बाद जर्मनी में रूस का विरोध बढ़ गया, जिससे डील की उम्मीद खत्म होने लगी। उसी समय म्यूनिख सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस शुरू हुई। वहां अमेरिका की उपराष्ट्रपति कमला हैरिस ने जर्मन चांसलर ओलाफ शुल्स को फिर मनाया। उसी दौरान वो स्लोवेनिया के प्रधानमंत्री से भी मिली और आखिरकार जून 2024 में जर्मनी ने हामी भरी। बकौल जैक सलिवन, शुल्स ने बाइडेन से कहा कि यह सिर्फ और सिर्फ आपके कहने पर कर रहा हूं। जर्मनी की हामी के साथ साथ बाकी देश भी अमेरिका का साथ देने के लिए तैयार हो गए। इसके बाद ही रूस को नियम और शर्तें भेजी गईं। जुलाई के आखिर में रूस ने भी डील पर हामी भर दी, जिसके तहत 1 अगस्त को 24 कैदियों की रिहाई सुनिश्चित हुई। इवान और क्रॉसिकोव के अलावा और कौन कौन लोग रिहा हुए हैं, रूस को कौन मिला, पहले वो बताते हैं। अन्ना दुल्सेवा और अर्तेम दुल्सेव दोनों स्लोवेनिया की जेल में बंद थे। वे नाम और पहचान छिपाकर स्लोवेनिया में रह रहे थे। उनके खिलाफ जासूसी का आरोप है। दूसरा नाम है मिखाइल मिकुशिन का। वो रूसी नागरिक हैं, नॉर्वे में ब्राज़ीली पहचान के साथ पढ़ा रहे थे। 2022 में पुलिस ने गिरफ्तार किया। इल्ज़ाम रूस के लिए खुफिया जानकारी जुटाना। अगला नाम है पाब्लो याग। पेशे से पत्रकार हैं, सोवियत संघ में पैदा हुए। 2022 में पोलैंड ने यूक्रेन बॉर्डर पर गिरफ्तार किया। रूस के लिए जासूसी का इल्ज़ाम है। फिर आते हैं रोमान सेलेस्नेव, रूसी सांसद के बेटे हैं। ये क्रेडिट कार्ड्स हैक करने के दोषी भी हैं। 2017 में अमेरिका की एक अदालत ने 27 बरस की सज़ा सुनाई थी। अगला नाम व्लादिस्लाव क्लूसिन का है। रूसी नागरिक हैं। टेस्ला और दूसरी अमेरिकी कंपनियों का डेटाबेस हैक किया था इन्होंने। 2023 में अदालत ने दोषी करार दिया। वो भी अमेरिका की जेल में थे। अगला नाम वादिम कोनोस्चेनोक का है। रूसी सेना के लिए हथियार और माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स की अवैध तस्करी का इल्ज़ाम है। 2023 में एस्टोनिया ने अमेरिका की जेल भेज दिया था। वहां उनके खिलाफ मुकदमा चला। वादिम ने आरोपों से इनकार किया। अमेरिका को कौन कौन मिला, इवान गेर्शकोविच और पॉल व्हीलन की कहानी हम पहले बता चुके। उनके अलावा एक पत्रकार अल्सु कुर्माशेवा हैं। वो रूसी मूल की हैं। अमेरिका की नागरिकता इन्हें मिली हुई है। जुलाई 2024 में 6.5 बरस की सज़ा मिल गई थी इन्हें। रूसी सेना के खिलाफ झूठी जानकारी फैलाने के इल्ज़ाम इन पर थे। अगला नाम व्लादिमीर कारा-मुर्जा का है। पुलित्ज़र विजेता लेखक हैं। ब्रिटेन और रूस की नागरिकता है। अमेरिका के परमानेंट रेजिडेंट हैं। यूक्रेन जंग में रूस की आलोचना के लिए केस चला। गद्दारी का इल्ज़ाम लगा। 25 बरस की सज़ा मिली। कौन कौन जर्मनी गया, दिएतेर वोरोनिन 2021 में रूस की यात्रा पर थे, तभी भी अरेस्ट हो गए। आरोप लगा कि उन्होंने रूसी सेना की खुफिया जानकारी जर्मनी पहुंचाई। वोरोनिन के पास जर्मनी और रूस की नागरिकता है। केविन लिक जर्मनी और रूस के नागरिक हैं। उम्र महज 19 साल है। दिसंबर 2023 में देशद्रोह के मामले में 4 बरस की सज़ा मिली थी। रिको क्रिगर ये भी छूटे हैं। जर्मनी के नागरिक हैं। बेलारूस ने अरेस्ट किया। यूक्रेन में वॉलंटियर बन के गए थे। आतंकवाद का आरोप लगाया। मौत की सज़ा मिली थी। अगला नाम पैट्रिक शॉबेल का है। जर्मनी की नागरिकता इनके पास भी है। 2024 की शुरुआत में रूस में अरेस्ट किया गया। ड्रग तस्करी का आरोप लगाया गया। जर्मन मोसेस अगला नाम है। ये जर्मनी और रूस के नागरिक हैं। मई 2024 में गिरफ्तार किए गए देशद्रोह के आरोप में। इसके अलावा इलिया यासीन छूटे हैं। रूस के विपक्षी नेता हैं। 2022 में अरेस्ट किया गया। रूसी सेना के खिलाफ दुष्प्रचार का इल्ज़ाम लगा। 8.5 बरस की जेल हुई।
लिलिया चान्यशेवा भी छूटी हैं, रूस की नागरिक हैं, सामाजिक कार्यकर्ता, एलेक्सी नवलिनी के लिए काम करती थी, 7.5 बरस की सजा मिली थी। इनके अलावा छूटी हैं सन्या फादियेवा, एलेक्सी नवलिनी के लिए ही काम करती थी। दिसंबर 2023 में चरमपंथ के आरोप में 9.5 बरस की सजा मिली। इसके बाद छूटे हैं वादिम ओस्तानिन, रूस की नागरिक हैं, एलेक्सी नवलिनी के लिए काम करती थी। 2023 में 9 बरस की सजा मिली थी। फिर छूटे हैं ओलेग ओर्लोव, रूस के नागरिक हैं, नोबेल विजेता संगठन मेमोरियल ग्रुप के लिए काम करते थे। फरवरी 2024 में 2.5 बरस की सजा मिली, आरोप रूसी सेना के खिलाफ दुष्प्रचार। इसके अलावा छूटी हैं अलेक्जेंड्रा कोचिलेंको, रूस की नागरिक हैं, यूक्रेन जंग के खिलाफ पोस्टर्स लगाने के लिए अरेस्ट किया गया, 7 बरस की सजा इनको मिली थी। अब हम जा रहे हैं एक्सपर्ट कॉर्नर। हमने इस विषय को और विस्तार से समझने के लिए बात की है एक्सपर्ट से, जो कि है जवाहरलाल यूनिवर्सिटी में रशियन स्टडीज़ के प्रोफेसर डॉक्टर अमिताभ सिंह। हमने उनसे पूछा कि कोल्ड वॉर में जासूसों की अदला बदली आम बात थी, फिल्में बनी हैं, बाद में खिलाड़ियों, पत्रकारों और सैनिकों को रूस ने गिरफ्तार करना शुरू कर दिया, उनके खिलाफ जासूसी के इल्ज़ाम लगाए, फिर उनको छोड़ने के एवज में कई खतरनाक लोगों को छुड़ाया, जैसे विक्टर बाउट, वादिम क्रोसिकोव वगैरह। कोल्ड वॉर के बाद हॉस्टेज डिप्लोमेसी कैसे बदली है, इस बार जो कैदियों की अदला बदली हुई है उसमें क्या अलग दिखता है? शीत युद्ध के समय जो भी अदला बदली होती थी वो ज्यादातर आइडियोलॉजिकल होती थी। जैसे 1962 में पहली बार रिकॉर्ड किया गया है कि बंधकों की अदला बदली हुई थी या प्रिजनर्स एक्सचेंज हुए, और उसके बाद एक दो होते रहे हैं। ज्यादातर वो स्पाइज थे या एक तरह से मिलिट्री इंटेलिजेंस के लोग थे जो एक दूसरे के देशों में या उनके जोन ऑफ इन्फ्लुएंस में पकड़े जाते थे, उनको मॉस्को या जो भी वेस्टर्न कैपिटल्स में रखा जाता, तो उनको छुड़ाया जाता था। लेकिन इस बार के इसमें थोड़ा डिफरेंट है। हालांकि 2010 में भी मुझे याद आ रहा है कि करीब 10 रशियन जो प्रिजनर्स थे वेस्ट में उनको रिलीज किया गया था, और 4 जो अमेरिकन थे या वेस्टर्नर्स थे उनको मॉस्को से छोड़ा गया था। तो ये भी रिकॉर्डेड है 2010 केस में। लेकिन ये उन सब से भिन्न है। जनरली होता क्या था प्रिजनर स्वैप में कि जैसे कोई स्पाई है तो उसको स्पाई से एक्सचेंज किया जाएगा, कोई जासूस है तो उसको जासूस से किया जाएगा, कोई मिलिट्री वाला है तो उसको मिलिट्री वाले से किया जाएगा। लेकिन पहली बार ऐसा देखने को मिला है कि जर्नलिस्ट को सो कॉल्ड मर्डरर्स के जो रिलीज किया गया है उसके अगेंस्ट एक दूसरे को स्वैप किया गया। तो ये यूनिक है बहुत सेंस में। और ये दोनों इसको कहें कि एक ऑप्टिकल अपॉर्चुनिटी थी दोनों के लिए, दोनों देशों के लिए। दोनों देश के राष्ट्रपति, जैसे अमेरिका के राष्ट्रपति एंड्रूज एयरबेस पे रिसीव करने गए जो 3 बंधक छुड़ाए गए थे अमेरिकन, उसी तरह व्लादिमीर पुतिन रशिया के राष्ट्रपति उनको मॉस्को में मतलब उनका एड्रेस किया व्यक्तिगत तौर पर जाके। तो लेकिन प्रिजनर्स एक्सचेंज होते रहे, दोनों एक दूसरे के प्रिजनर्स को हॉस्टेजेस कहते हैं, बंधक कहते हैं। तो यही एक सबसे अजूबी चीज है। लेकिन साथ साथ ये एक इस्टेब्लिश कन्वेंशन भी होगा। अगर आप देखें एक व्यक्ति वॉल स्ट्रीट का जो जर्नलिस्ट है इवान गर्शकोविच, उसको मेरे हिसाब से नाहक ही पकड़ा गया, क्योंकि वो येकातेरिनबर्ग में पकड़ा गया था और वो जर्नलिस्ट था शुद्ध रूप से जो रूसी मूल का था। उसके माता पिता वहां से रूस से माइग्रेट करके वहां गए थे। तो ये एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है कि किस तरह प्रिजनर्स बनाए गए हैं वहां की, उनको बंधक बना के एक्सचेंज किया जाए। आखिरकार पुतिन वादिम क्रोसिकोव को रिहा कराने में सफल हो गए। जब तक क्रोसिकोव पर सहमति नहीं बनी तब तक उन्होंने डील को रोक कर रखा। क्या इसको पुतिन की जीत के तौर पर देखा जा सकता है? देखिए, रूस बहुत दिन से ये चाहता था कि एक उनके प्रिजनर थे जो अब वापस आ गए हैं, जो 2018 के में एक चेचेन फॉर्मर उग्रवादी था जो मॉस्को मेट्रो बॉम्बिंग में भी जिसका हाथ माना जाता था, और चेचेन को जो अभी रूलर हैं या ये कहें कि वहां के जो कर्ता धर्ता हैं रमजान कादिरोव, उनके खिलाफ वो लड़ता था। और उनसे लड़ाई हो गई थी, अभी जो कोई डिफरेंसेस था उसके बाद उनको वहां से हटा दिया गया था, वो कहीं जाके छुपे थे। उनका नाम था जालिम खान खानगोशविली। तो उनको मारा था,
कहा जाता है वादिम करासिकोव ने। वो सबसे बड़े एक तरह से व्यक्ति थे जिनको रूस वापस लाना चाहा, क्योंकि उनको नेशनल हीरो का दर्जा दिया गया था। जब जालिम खान की हत्या हुई थी, उसमें उसको एक नेशनल विक्ट्री की तरह पुतिन ने शो किया था वेस्ट के अगेंस्ट। तो वो एक सबसे बड़ा प्रिजनर था। और जनवरी में इस साल के शुरू में एलेक्सी नवाल्नी के बारे में कहा जा रहा था कि उनको स्वैप किया जाएगा वादिम क्रासिकोव पे। तो वेस्ट का ये कहना था, लेकिन शायद उनको लगा कि हाई वैल्यू टारगेट है, इसलिए एलेक्सी नवाल्नी मृत पाए गए जो आर्कटिक पिनल कॉलोनी में। लेकिन ये सबसे हाई वैल्यू प्रिजनर थे जिनको वेस्ट छोड़ना नहीं चाहता था, खासकर ओलाफ शोल्ज बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहते थे। लेकिन उसके ऊपर दबाव बनाने के लिए और प्रिजनर्स को लाया गया था। इसके अलावा जो हाई प्रोफाइल जो प्रिजनर्स हैं, पॉल वेलन, चाहे एलेक्स कुर्माशेव जो रेडियो फ्री यूरोप, रेडियो लिबर्टी की हैं, तो वो एक हाई वैल्यू टारगेट माने जाते थे। लेकिन जिस तरह से एक्सचेंज हुए हैं, स्वैप हुए हैं, उसमें 5 कंट्रीज इन्वॉल्व हैं रूस और अमेरिका के अलावा। उसमें नॉर्वे है, उसमें स्लोवेनिया है, उसमें बहुत सारे देश जो अदरवाइज तैयार नहीं थे छोड़ने के लिए, जर्मनी है, वो छोड़ने के लिए इसमें तैयार हो गए। वो एक बड़ा यूनिक है और सब पर अमेरिका ने दबाव डाला है। सब पर कहा जाता है, म्यूनिक सिक्योरिटी काउंसिल में कमला हैरिस गई थी, वहां उन्होंने उस पर प्रेशर डाला है। स्लोवेनिया के प्राइम मिनिस्टर से बात किया कि जो 2 प्रिजनर्स हैं उनको छोड़ा जाए। जर्मनी को ओलाफ शोल्ज पे दबाव बनाया गया। इसी तरह नॉर्वे पे भी दबाव बना के इनको एक्सचेंज किया गया। तो एक तरह से प्राइस कैच इसमें हम माने तो दोनों के लिए, अमेरिका के लिए भी और रूस के लिए, क्योंकि हाई वैल्यू प्रिजनर्स जो थे या उनके जो लोग थे वो वापस आ गए। दोनों तरफ के कैदियों को पहले तुर्की की राजधानी अंकारा लाया गया और वहीं पर अदला बदली का प्रोसेस पूरा किया गया। उसके बाद सब अपने अपने देश लौटे। अंकारा को क्यों चुना गया और क्या इसमें तुर्की की भी कोई भूमिका थी, एक्सपर्ट से समझते हैं। हाँ, तुर्की यूक्रेन युद्ध के पहले और यूक्रेन युद्ध के बाद एक तरह से आप माने तो वो मीडिएटर की तरह देखा जाता है, क्योंकि उसके रूस से भी अच्छे संबंध है, नाटो का सदस्य है ही, तो अमेरिका और अन्य जो पश्चिमी खेमे के राज्य हैं उनसे अच्छे संबंध हैं। और वो एक तरह से न्यूट्रल टेरिटरी मानी गई, क्योंकि यहाँ 5 देशों से विमान आए थे बंधकों को लेकर और उनकी अदला बदली हुई। तो वो ऐसे जगह पे हो कि जो गारंटी कर सके, जो इस ऐसे चीजों में होता है कि प्लेन से उतारे और दूसरे प्लेन में डाले कि उनको अमेरिका भेजा जाए या रूस भेजा जाए, तो वो गारंटी रूस ही दे सकता था। आप क्षमा करें, तुर्की ही दे सकता था उनके। तो तुर्की का रोल यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट बन गया और आने वाले दिनों में भी हम देखेंगे कि ऐसा हो सकता है। जैसे पॉल विलेन के पहले भी एक जो नेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन के जो बास्केटबॉल प्लेयर पकड़े गए थे उनको कतर में रिलीज किया। तो इस तरह के एक्सचेंजेस चलते रहते हैं जो जनरली न्यूट्रल टेरिटरी पे जो इंश्योर कर सकें कि प्रिजनर स्वैप सक्सेसफुल होगा, कोई उसमें बाधा नहीं है। अब इस डील का निष्कर्ष समझते हैं राजनीतिक विश्लेषक दमित्री ओरेश्किन से। Я не думаю, что это чей-то успех. Это ничья, потому что каждая страна решает свою задачу. Уверяю вас, что Путин не допустил бы сделки, если бы это можно было интерпретировать как успех, скажем, Америки, Германии или вообще условного Запада. Для Путина ценность представляют заложники, захваченные из западного мира. Вот с американским паспортом, потому что он понимает, что через них можно повлиять на политику руководящих кругов этой крупной страны. А своих-то у него вагон и маленькая тележка, Иван Сафронов. इस बीच अमेरिका में क्या चल रहा है? जो बाइडेन सरकार इसे अपनी उपलब्धि बता रही है। जब अंकारा से प्लेन अमेरिका में उतरा, बाइडेन और कमला हैरिस एयरपोर्ट पर ही थे। हमने अमेरिका में मौजूद वरिष्ठ पत्रकार रोहित शर्मा से बात की, पूछा कि अमेरिका की जनता इस डील को कैसे देखती है। ये एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है अमेरिकन पब्लिक के लिए। हमने देखा किस तरह से बार बार एवन का जिक्र हुआ, वो इतने बड़े जर्नलिस्ट रहे हैं वॉल स्ट्रीट जर्नल के, और प्रेसिडेंट बाइडेन, प्रेसिडेंट ट्रंप दोनों ने
बार बार ये कहा कि हम इन्हें छुड़ाने की कोशिश करेंगे। इनफैक्ट प्रेसिडेंट ट्रंप ने अभी थोड़े दिन पहले जब डिबेट हुआ था प्रेसिडेंट बाइडेन के साथ, उसमें भी इस बात का जिक्र किया था और ये कहा था कि मैं 24 घंटे में प्रेसिडेंट बनने के बाद इनको छुड़ा लूंगा रशिया से, क्योंकि पुतिन मेरी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं और मैं ये काम तुरंत कर दूंगा। और उसे एक बाइडेन की विफलता के रूप में लोगों के सामने लाया था प्रेसिडेंट ट्रंप ने। तो क्योंकि प्रेसिडेंट बाइडेन बिहाइंड द सीन्स इस पे काम कर रहे थे, साथ ही साथ वाइस प्रेसिडेंट कमला हैरिस ने जर्मन चांसलर से, जो माना जा रहा है कि बहुत बड़ी बात थी उन्हें कन्विंस करना इस प्रिजनर स्वैप के लिए और उस असैसिन को वापस भेजना रशिया, इसमें खुद रुचि ली, खुद इंटरेस्ट लिया। तो मुझे लगता है कैंपेन इसका फायदा जरूर उठाना चाहेगी। वो अमेरिका में और अमेरिकन को दर्शाना चाहेगी कि दोनों वाइस प्रेसिडेंट हैरिस और जो बाइडेन अमेरिकियों की सुरक्षा के लिए हमेशा से काम करते रहे हैं। और ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल है कैंपेन पे ले जाने का और दिखाने का कि किस तरह से इतनी बड़े एक एनिमी के साथ इतना बड़ा डिप्लोमेटिक कू करना, ये बहुत बड़ी बात है। और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ये बात अब ट्रंप को चुभने वाली है। नवंबर 2024 में अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव होना है। जो बाइडेन नाम वापस ले चुके हैं खराब फिटनेस की वजह से, और उनकी सरकार चलाने की क्षमता पर सवाल भी उठ रहे थे। इस डील ने उन सवालों को कुछ पीछे धकेला है। जानकार मानते हैं कि इसका असर चुनावों में भी दिखने वाला है। ये डील डेमोक्रेटिक पार्टी के लिए कितना बड़ा मौका है? क्या राष्ट्रपति चुनाव में इसका फायदा कमला हैरिस को मिल सकता है? अभी सुनिए। देखिए, जो बाइडेन की उम्मीदवारी जब तक थी तब तक उनके पॉलिटिकल करियर पे एक प्रश्न चिन्ह लग रहा था। लोग नाखुश थे कि वो क्यों अपने आप को एज अ कैंडिडेट सामने रख रहे हैं। लेकिन जो बाइडेन एज अ स्टेट्समैन पे बहुत कम लोगों ने सवाल निशान उठाए थे। आई थिंक ये उनकी वो स्टेट्समैन वाली इमेज को बॉस्टर करती है, जो हमेशा से कहा जाता है एक सीनियर लीडर ऑफ द पार्टी, जो दोनों तरफ से बात कर सकता है। उनकी निगोशिएशन की हमेशा बात होती है कि जब से वो साइलेंट में थे तब से लेकर अभी तक ही हैज वेरी गुड निगोशिएशन स्किल्स। तो कहीं ना कहीं ये उसे सॉलिडिफाई करता है उनकी लेगेसी में। अमेरिकी जो लोग हैं उनका जो मूड है, जब से जो बाइडेन हट गए हैं टिकट से, नॉमिनेशन से हट गए हैं, तब से उनके अप्रूवल रेटिंग्स हमने देखा ऊपर आने शुरू हो गई है। तो मुझे लगता है कि इट्स वेरी कॉमन। अब क्योंकि उनकी जो प्रेसिडेंसी है कुछ 4-5-6 महीने बचे हैं, आई थिंक वो इसी तरह से अपनी एक लेगेसी छोड़ना चाहेंगे। और उसमें ये जो प्रिजनर स्वैप है, आई थिंक ये बहुत ज्यादा एक स्टार जैसे उनकी प्रेसिडेंसी पे रहेगा कि उन्होंने अमेरिकन को बचाया। और ऐसे भी जो हम डैन व्हीलन की बात हम कर रहे हैं, सॉरी पॉल व्हीलन की हम जो बात कर रहे हैं, 14 साल से वो रशियन जेल में थे। उनको छुड़ाने के लिए बहुत सारे एडमिनिस्ट्रेशन ने बहुत सारी कोशिश की, लेकिन फाइनली ये काम जो है वो प्रेसिडेंट बाइडेन कर पाए। वैसे ही जैसे जॉर्ज डब्ल्यू बुश ने बहुत कोशिश की थी ओसामा बिन लादेन को ढूंढने की और उन्हें मारने की, लेकिन सारा जो क्रेडिट है वो प्रेसिडेंट ओबामा ले गए। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं उनकी लेगेसी में ये डिफाइन होगा। और आने वाले समय में आपको पूरा विश्वास दिलाता हूँ कि जब वो प्रेसिडेंसी छोड़ेंगे तो उनकी अप्रूवल रेटिंग्स और उनका जो सेंटिमेंट है पब्लिक में वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। हॉस्टेज डील पर कौन क्या बोला ये बताते हैं। यूनाइटेड नेशंस ने डील का स्वागत किया है। जर्मन चांसलर ओलाफ शोल्ज ने कहा कि यह बिल्कुल सही फैसला था। इसने अमेरिका और जर्मनी की दोस्ती को और मजबूत किया है। Ich glaube, dass das eine richtige Entscheidung ist, und wenn man da irgendwelche Zweifel hatte, dann verliert man die nach dem Gespräch mit denjenigen, die jetzt in Freiheit sind. Wir sind eine Gesellschaft, die von ihrem Humanismus geprägt ist, von der Vorstellung der Freiheit der Einzelnen, von der Demokratie auch. Und dass diejenigen, die um ihr Leben fürchten müssen, weil sie für Demokratie und Freiheit sich eingesetzt haben, dann auch auf den Schutz anderer rechnen können, das gehört gewesen ist. Nochmal für mich ein besonderer Moment. Ein Moment, der auch die Freundschaft zwischen den USA und Deutschland sicherlich noch einmal sehr intensiviert hat. Das Gespräch, das ich mit dem amerikanischen Präsidenten geführt habe, hat das sehr unterstrichen. Und es war eben auch ein Zeichen der wechselseitigen Bereitschaft, etwas zu tun aus unserer gemeinsamen Tradition als Rechtsstaaten, als Demokratien und auch als freie Gesellschaften. भले ही पिछले कई दशकों की सबसे बड़ी हॉस्टेज डील पूरी हो चुकी हो, मगर ये कहानी का अंत नहीं है। ये हमारा बड़ी खबर का सेगमेंट था। अब सुर्खियों की बारी है। इकलौती सुर्खी मिडल ईस्ट में मची हलचल से जुड़ी है। 2 अपडेट्स हैं, एक एक करके जान लेते हैं। पहला अपडेट है लेबनान से। 1 अगस्त को हिजबुल्लाह के सरगना हसन नसरुल्लाह ने संबोधन दिया। हिजबुल्लाह कमांडर फुआद शुक्र और हमास चीफ इस्माइल हनिये की हत्या के बाद ये पहला संबोधन था।
हिजबुल्लाह लेबनान का शिया चरमपंथी संगठन है, वहाँ की फौज से ज़्यादा ताकतवर है। लेबनान आप जानते हैं वेस्ट एशिया में है और उसकी दक्षिणी सीमा इजराइल से लगती है। आप दुनियादारी के दर्शक हैं तो ये भी जानते होंगे कि हिजबुल्लाह ईरान का प्रॉक्सी है, ईरान की इजराइल से दुश्मनी है, दोनों एक दूसरे को अपने अस्तित्व के लिए खतरा मानते हैं। हिजबुल्लाह से इजराइल की तनातनी का एक आधार ये भी, हालांकि उसके पास अपनी वजहें भी हैं, मसलन सीमा विवाद, अल अक्सा मस्जिद, फिलिस्तीन विवाद वगैरह। अक्टूबर 2023 से गजा में इजराइल हमास जंग चल रही है। हमास को हिजबुल्लाह का सपोर्ट है, वो इजराइल को दूसरे मोर्चे पर उलझाने की कोशिश कर रहा है, कई बार धमकी दे चुका है, इसलिए इजराइल पर हमले भी करता रहता है। बदले में इजराइल भी लेबनान में बमबारी करता है। 30 जुलाई को उसने नसरुल्लाह के करीबी फुआद शुक्र का घर उड़ा दिया, इसमें शुक्र मारा गया। उसी रात ईरान की राजधानी तेहरान में हमास के सरगना हानिये की हत्या हो गई। हानिये की हिजबुल्लाह से अच्छी दोस्ती थी। शुक्र और हानिये की हत्या के बाद से मिडल ईस्ट में आग भड़की हुई है। ईरान से लेकर अमेरिका तक जंग की आहट सुनाई पड़ रही है। इसीलिए नसरुल्लाह के भाषण पर पूरी दुनिया की नज़र थी। उसने इजराइल को निशाने पर लेकर कहा कि तुम्हें अंदाज़ा नहीं होगा कि तुमने किस रेड लाइन को पार कर दिया है। जितनी खुशी मनानी है मना लो, क्योंकि आगे इसका मौका नहीं मिलेगा। सुनिए। لما حصل في الضاحية وعدوان ليس فقط عملية اغتيال، ندفع ثمن إسنادنا لغزة وللشعب الفلسطيني. نحن في كل جبهات الإسناد الآن دخلنا في مرحلة جديدة مختلفة عن المرحلة السابقة. افرحوا واضحكوا قليلا، اضحكوا قليلا وستبكون كثيرا. نحن نبحث عن رد حقيقي وليس عن رد شكلي كما بيحاول البعض يفلسف الأمور. لا، نحن نبحث عن رد حقيقي وعن فرص حقيقية وعن رد مدروس جدا। जंग की आशंका के बीच इजराइल हाई अलर्ट पर है। बेंजामिन नेतन्याहू जो कि प्रधानमंत्री इजराइल के, उन्होंने कहा है कि हम हर स्थिति से निपटने के लिए तैयार हैं। दूसरा अपडेट इस्माइल हानिये की हत्या से जुड़ा हुआ है। हानिये की हत्या का आरोप इजराइल पर लग रहा है, मगर उसने जिम्मेदारी अभी तक ली नहीं है। 1 अगस्त को इजरायली सेना ने कहा कि उस रात हमने सिर्फ एक हवाई हमला किया था और वो भी लेबनान में, जिसमें फुआद शुक्र मारा गया। इसके अलावा हमने कोई एयर या ड्रोन स्ट्राइक नहीं की। आप सुनिए। אנחנו תקפנו ביום שלישי בלילה בלבנון וחיסלנו את פואד שוקור בתקיפה אווירית מדויקת. אני רוצה להדגיש, לא הייתה תקיפה אווירית נוספת, לא טיל ולא כלי טיס בלתי מאויש ישראלי בכל המזרח התיכון באותו לילה, ויותר מכך אני לא מתייחס। इस बीच हानिये की मौत के मामले में एक दिलचस्प खुलासा भी हुआ है। अमेरिकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक हानिये की मौत किसी मिसाइल हमले में नहीं हुई, बल्कि उसके कमरे में पहले से बम लगा हुआ था। NYT ने यह दावा ईरानी और अमेरिकी खुफिया अधिकारियों से जो इनपुट उससे मिला है उसके हवाले से किया है। रिपोर्ट के मुताबिक ये बम 2 महीने पहले गेस्ट हाउस में रख दिया गया था। जब ये कंफर्म हो गया था कि हानिये कमरे में मौजूद हैं, तब जाकर उसे रिमोट से डेटोनेट किया गया। उस धमाके में हानिये और उनके बॉडीगार्ड की मौत हो गई। दिलचस्प यह है कि जिस गेस्ट हाउस में हानिये रुके, उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड्स कोर IRGC के पास है। इसलिए सवाल उठ रहे हैं कि बम वहाँ तक पहुँचा कैसे? क्या ये किसी अंदर के आदमी का काम था, या क्या मोसाद के जासूसों की पहुंच तेहरान के अंदर तक हो चुकी है IRGC के गेस्ट हाउस में? इनमें से हर एक स्थिति ईरान के लिए ख़तरनाक है और इससे पार पाना उनके लिए खासा मुश्किल होने वाला है। आज के दुनियादारी में बस इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए दी लंदन टॉप।